हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हाँ विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है कोरल रीफ्स अर्थात प्रवाल भित्तियाँ। कोरल रीफ्स समुद्र में पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी टीले के समान संरचना है जो फाइलम सिलेंटेट्रा के स्टेनोकोल जंतुओं का एक्सोस्केलेटन तथा खोलों के अवशेषों को प्रदर्शित करती है। एक्टिनोजोआ के अधिकांश सदस्य कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक विज्ञान के अनुसार कोरल रीफ चूने की बनी एक मेड़ या टीला है जिसकी बाहरी सतह समुद्री तल के समीप होती है और कोरल जंतुओं के कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 से बने एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल से बनती है। कोरल रीफ बनाने वाले कोरल्स छिछले एवं गर्म जल जिसकी बात कर सकते हैं कि लगभग जो ताप की बात करते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 यानी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का ताप समुद्रों में रीफ बनाते हैं। इसी कारण कोरल केवल इंडो पैसिफिक पश्चिमी केंद्रीय पैसिफिक एवं मोडा के उत्तर में कैरिबियन प्रदेशों तक सीमित होती है। इसके अतिरिक्त व्हाइट द्वीप, वेहोमा द्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ भी कोरल रीफ है। कोरल रीफ्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्रिंगिंग रीफ यानी झालरदार भित्तियाँ, इनको तटीय प्रवाल भित्तियाँ भी कहा जाता है। तटीय प्रवाल भित्ति किसी ज्वालामुखी द्वीप के तट या महाद्वीप के तट के पास एक प्लेटफॉर्म के रूप में बनती है। फ्रिंगिंग रीफ तथा आइसलैंड के बीच की दूरी कुछ फीट से लेकर लगभग 1/4 मील तक होती है, जिसमें निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 समुद्र की ओर का ढलान वाला भाग जिसे सीवार्ड स्लोप भी कहते हैं, जिस पर कोरल उगते हैं। कोरल एड्स यानी कि प्रवाल कोर, जहाँ प्रवाल के निर्माण एवं ध्वंस की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट रीफ एज या प्रवाल भित्ति का चपटा भाग।
यह कोरल एज से कुछ नीचा होता है। यह कोरलियन भित्ति कीचड़ मृतक जंतुओं का कंकाल का बना होता है। इनके कुछ जीवित कोरल फाइला भी पाए जाते हैं। आइसलैंड की चट्टानी वाले टीले किनारा कोरल रीफ्स के ढलान से जुड़ा हो सकता है, किंतु अधिकतर दोनों के बीच बंडल जोन यानी कि ब्लंडर जोन होता है। ब्लंडर जोन का बीच वाले भाग में चपटा स्थान पाया जाता है जिसमें सी वाटर भरा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर कोरल रीफ की, यानी कि रोधी प्रवाल भित्ति। बैरियर कोरल रीफ तटीय प्रवाल भित्ति के समान ही होती है, परंतु यह द्वीप या महाद्वीप के तट से लगभग 1000 फीट चौड़े समुद्र द्वारा अलग रहती है। इसकी गहराई अत्यधिक होती है। यह जलीय भाग लेगून कहलाता है। यह 100 से 1000 फीट गहरा तथा 1.5 से 10 मील तक चौड़ा हो सकता है। संसार की सर्वप्रसिद्ध रोधी प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के साथ 1200 मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अटोल्स की, जिसको कहते हैं प्रवाल वाले। कोरल आइसलैंड या लेगून आइसलैंड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। एटोल अनियमित किंतु लगभग गोल या घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल भित्तियां हैं, जिसके बीच खाली स्थानों में समुद्री जल भरा होता है। ये जलीय भाग लेगून कहलाता है। महाद्वीप की भाषा में राज्य का प्रत्येक प्रदेश अटालू तथा उसका अधिकारी या गवर्नर अटालू वेरी कहलाता है। प्रत्येक प्रदेश आकार में गोल होता है, जहाँ जगह जगह पर कैनाल्स द्वारा विभाजित होता है या नालों द्वारा विभाजित हो सकता है। अतः प्रवाल वलय में बहुत से कोरल के बने भूमिगत भाग होते हैं, जिनके बीच में समुद्री जल के कटाव होते हैं। इसी कारण से ये एटोल कहलाते हैं। अब बात करते हैं कोरल रीफ के निर्माण के सिद्धांत। कोरल रीफ बनाने वाले प्रवाल तटवर्ती होते हैं और लगभग 150 फीट से अधिक गहरे समुद्र में नहीं उग सकते। अतः प्रवाल भित्तियां भी अधिक ऊंचाई का कारण समझ में नहीं आता। प्राचीन काल में ही प्रवाल भित्तियों के निर्माण के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए, जिनमें से बात करते हैं
स्ट्रैसबरी का ज्वालामुखी सिद्धांत। स्ट्रैसबरी का ज्वालामुखी सिद्धांत के अनुसार प्रशांत महासागर में कोरल रीफ ज्वालामुखी के किनारों पर बने थे, अतः ज्वालामुखी भाग पानी में डूबने से लेगून बना तथा इसी की पहाड़ी भागों पर प्रवाल वृद्धि करते हैं और अंत में पानी की सतह से ऊपर निकल आए। ये अमान्य है। इसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ वो है डार्विन तथा डाना का अवतलन का सिद्धांत। डार्विन के अनुसार प्रवाल तटीय भित्ति के रूप में द्वीप के किनारे पर उगते हैं। द्वीप के किनारे धीरे धीरे पानी में धंसते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति रोधी प्रवाल भित्ति में बदल जाती है और अंत में पूर्ण रूप से समुद्र में धंस जाने पर प्रवाल वलय बनता है। द्वीप के जल में धंसने की गति अत्यंत धीमी होती है एवं गति प्रवाल के उगने की गति के बराबर होती है। अतः प्रवाल भित्ति का तल सदैव समुद्री तल के साथ रहता है। डाना एवं डेविस ने इसका समर्थन पर यह अमान्य है। अब बात करते हैं सेम्पर मुर्रे का सिद्धांत। जॉन मुर्रे के अनुसार समुद्र के आधार तल पर अनेक समुद्रों के जंतुओं के चूने से बने बाह्य कंकाल के एकत्रित होने पर टीला बन जाता है। 50 फैदम की गहराई तक पहुंचने पर भित्ति निर्माण करने वाले प्रवाल वृद्धि करने वाले पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं और प्रवाल भित्ति बनाते हैं। भित्ति के बाहरी किनारों पर प्रवाल की अधिक वृद्धि के द्वारा रोधी प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है तथा प्रवाल की चट्टानों के समुद्री पानी में घुलने से प्रवाल वलय बनता है। अब बात करते हैं किनारे के अवतलन के सिद्धांत की। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार प्रवाल केवल उन्हीं ही चपटी सतहों पर उगते हैं जो द्वीप के अवतलन से समुद्र के अंदर या सतह पर पाई जाती है। द्वीपों का अवतलन कटाव की क्रियाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं डेली का हिमशिल नियमन सिद्धांत अर्थात डेली का ग्लेशियर नियमन सिद्धांत। वैज्ञानिक डेली के अनुसार ग्लेशियर नियमन के लिए जल को खींच लिया जाने से महासागरों का जल स्तर नीचे चला जाने के कारण लहरों की क्रिया से कटे हुए अनेक चपटे मंच बाहर दिखाई देने लगे। जब हिमशिल पिघलने और तापमान अनुकूल हुआ तो प्रवाल इस मंचों पर उगने लगे और इस प्रकार समुद्र के जल के स्तर ऊपर उड़ते गए। अतः उपरोक्त सिद्धांतों से ज्ञात हुआ कि प्रवाल भित्तियां सदैव ही पहले से डूबी हुई भूमि, चट्टानों तथा घाटियों इत्यादि बनती हैं। अब बात करते हैं आर्थिक महत्व की। तो तेल उद्योगों के लिए कोरल रीफ का निर्माण किया जो अति महत्वपूर्ण है। कोरल रीफ्स बहुत से पौधों और जंतुओं के लिए
रहने का आवास बन जाते हैं। मानव द्वारा भी आवास प्रयुक्त किया जाता है। शिल्प कला के लिए इमारती पत्थर भी प्राप्त होते हैं। थैंक यू।